Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 7 September 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. So, before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज आसियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी. अब आप सभी को पता है यहाँ पर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का क्या होने वाला है, आपकी समिट होने वाली है. इसको कहाँ होने वाली है आपकी, ये इंडोनेशिया में होने वाली. इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो इंडोनेशिया गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये क्या जो आसियान है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का. तो ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आसियान नेशन कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आसियान में यहाँ पे कितने टोटल मेंबर्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं. ओके, सो अभी आप देखेंगे मिस्टर मोदी विल मीट विद द लीडर्स ऑफ 10 आसियान कंट्रीज ऑन थर्सडे फॉलोइंग immediately by the EAS meeting. हमारी जो ईस्ट एक्ट पॉलिसी है विच includes leader of all Asian nations and Australia, China, India, Japan, New Zealand, साउथ कोरिया, रशिया एंड द यूएस. ओके, सो देखिए इस मीटिंग के साथ साथ साइड लाइन में हमारे इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी क्या होगी, मीटिंग्स होंगी. सो ये जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और ये जो आसियान है ये हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. सो कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी. अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमने मेडिटेरियन सी बहुत बार डिस्कस किया है, उसे देखा है और न्यूज में भी ये कई बार आया हुआ है. ओके, हमें ये बताना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में ये पूछा यूरोपियन कंट्रीज के बारे में. किसके बारे में, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में ये पूछा है. ये मान लीजिए आपका है मेडिटेरियन सी. ओके, लेट अज्यूम दिस इज अ मेडिटेरियन सी. अब हमें ये बताना है कि इटली, स्लोवेनिया, हंगरी एंड अल्बेनिया इसमें से कौन सी कंट्री यहाँ पर उसकी जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है. क्वेश्चन आपका ये है. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि आपके पास ये जो 4 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं इसमें से किस कंट्री का जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगता है, ये आप लोगों को बताना है. ओके, सो आप लोग वीडियो को पहले पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से रीड करेंगे यहाँ पर, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे. कल आप लोगों ने भले इस क्वेश्चन का आंसर किया हो या ना किया हो, आज आप लोगों को यहाँ पर फिर से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है. ओके, तो आप लोग पहले मैप देखिए. अगर आपने मैप देखा तो आपको बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. ये देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये है हमारा मेडिटेरियन सी. अब आप देखिए यहाँ पे अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट. ओके, तो ये तो आपकी साउथ कंट्रीज है, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज है. यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, यूरोपियन कंट्रीज की. ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज में आप देख रहे होंगे यहाँ टर्की आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीस दिख रहा होगा. ओके, ये इटली दिख रहा है, यहाँ पर फ्रांस यहाँ पर दिख रहा है, स्पेन दिख रहा है. ओके, सो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी एंड अल्बेनिया. तो इसमें से हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी. इसमें से कौन सी कंट्री है जिसका जो बॉर्डर है यूरोपियन कंट्रीज मतलब कि मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगता है. सो आप मैप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ये हंगरी है, ओके, यहाँ पे ये जो हंगरी है ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है. आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ये कैसी है, एक लैंडलॉक कंट्री है. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन सी. जो हमारी हंगरी है वो क्या है आपकी, उसका जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ यहाँ पर नहीं लगता है. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन रूरल road construction the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint. यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे कि ये आपका रूरल एरिया है.
ओके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पूछा जा रहा है जब यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सो यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर हम किन चीजों का यूज करते हैं जिससे हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सके और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस कर सके। मतलब यहाँ पर कार्बन का एमिशन क्या हो, बहुत ही कम हो, उस चीज को हमें भी देखना है, ध्यान में रखना है। तो हम किन किन चीजों का यहाँ पर यूज करें। सो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कॉपर स्लैग, जैसे कि हमने कल स्टील स्लैग के बारे में पढ़ा था। स्टील स्लैग क्या होता है, जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके साथ साथ मतलब जब प्योर स्टील निकलता है और कुछ इम्प्योरिटीज निकलती हैं, तो वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसे हम स्टील स्लैग कहते हैं। इसी तरीके से आपका कॉपर स्लैग होता है। कॉपर स्लैग होता है जैसे कि हम कॉपर से कोई आइटम बना रहे हैं और कॉपर से जब हम इम्प्योरिटीज को यहाँ पर अलग करते हैं तो जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलता है उसे हम कॉपर स्लैग कहते हैं। सो आपका पहला क्या है, कॉपर स्लैग है। नेक्स्ट है कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जियो टेक्सटाइल्स का यूज कर रहे हैं, हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें से हमें किन किन चीजों का यूज करना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन में जिससे हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सके और जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको रिड्यूस कर सके। ओके सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता स्टिल आप लोग ट्राई करिए, एटलीस्ट यू ट्राई तो करिए आप लोग कि आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ओके नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। आपके पास यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। अब आपको इसमें से ये बताना है कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज टचेस द बाउंड्री ऑफ ईदर द ब्लैक सी और द कैस्पियन सी। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर आपके पास दो सी हैं, एक है कैस्पियन सी और दूसरा है ब्लैक सी। ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री का जो बॉर्डर है इन दोनों जो आपके सी है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ उनका क्या होता है, बॉन्ड, उसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। ओके सो आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, इराक, इसमें से कौन सी कंट्री है जिसका जो बॉर्डर है या तो वो ब्लैक सी के साथ टच होता है या फिर कैस्पियन सी के साथ। इसमें ये नहीं पूछा कि दोनों के साथ टच होता हो, वो हमें बताइए। इसमें आप ये वर्ड पढ़ेंगे ईदर ऑफ, है ना, ऑफ ईदर पूछा गया है कि इसमें से या तो ब्लैक सी के साथ आपका बॉर्डर टच हो रहा हो या फिर कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर टच हो रहा हो। तो इसमें आपके पास ऑप्शन भी है 1, 2 एंड 3 ओनली, 4, 5, 6 ओनली, 1, 3, 5, 2, 3 एंड 5 ओनली। तो राइट ऑप्शन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, सो मेक श्योर आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, सो मेक श्योर वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया भारत एंड अ होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन। देखिए इस आर्टिकल को डिस्कस करने का कोई भी सेंस नहीं है, हमने कल ही इसको अच्छे से डिस्कस किया। इवन आप देखेंगे ये दोनों आर्टिकल यहाँ पर सेम ही है, इसमें एक ही चीज डिस्कस की गई है, इंडिया दैट इज भारत। अब हमारा जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। आप सभी को ये पता है। ओके मतलब कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये है। अब ये इंडिया और भारत का इशू कब से आता है, आप सभी को पता है कि G20 के यहाँ पे समिट होने वाली है और जितने भी स्टेट्स के यहाँ पर हमारे लीडर्स हैं, आप कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा क्या भेजा गया है, इन्विटेशन भेजा गया है। और उस इन्विटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेस पर क्या लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तब से ही ये यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन का क्या बन चुका है, आपका मतलब सामने एक टॉपिक निकल कर आ गया है कि क्या हमें ये इंडिया बोलना चाहिए या भारत बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी ये पूरा लीगली यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है कि मतलब कि गवर्नमेंट ने हमारी टोटली यहाँ पे मना कर दिया है कि आप इंडिया ये जो वर्ड है इसको यूज नहीं करेंगे, उसके प्लेस पर आप भारत का यूज करेंगे। हम इसे इंटरचेंजेबली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम इंडिया बोलते हैं, हम भारत बोलते हैं, हम हिंदुस्तान बोलते हैं। ओके बट यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड है इंडिया और भारत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आप लोगों को ये याद रखना है। हमने कल पढ़ा था आर्टिकल 1, इवन इस आर्टिकल में भी यहाँ डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, एक भारत है। अब देखिए मैं आप लोगों को मैं एक स्टोरी बता, और जब आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हैं, ये तो अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारत का जो संविधान जिसे हम कहते हैं, उसका आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे हिंदी वर्जन, तो वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया।
क्या कहता है, राजयोगन का संघ होगा। तो ये राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वो थोड़ा आपको अलग दिखेगा, और हिंदी में आप पढ़ेंगे उसे तो वो थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पहले क्या आ रहा है, इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भारत अर्थात इंडिया, है ना। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्या इन चीजों पर, किस चीज पर यहाँ पर डिबेटल डिस्कशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपके कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि साउथ स्टेट्स हैं, कर्नाटका का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नहीं बोला गया है, कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज है उसको इम्पोज किया जा रहा है। जो इंडिया ये जो नेम है वो क्या है, एक इंग्लिश नेम है। बट अगर आप देखेंगे 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होता है, ये इंडिया नेम कहाँ से आता है, तो इंडिया नेम आपकी जो इंडस रिवर है इसके आसपास यहाँ पर जो भी मतलब रीजन है उसे हमने, मतलब जो अंग्रेज थे आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या कहा, इंडस रिवर, इंडस से धीरे धीरे ये क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। क्या हो गया, ये इंडिया होगा। 1947 में क्या होता है, आपका इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन होता है, सॉरी यहाँ पे पार्टीशन होता है ना। इस पार्टीशन में उस टाइम पे डिबेट होता है, मतलब डिबेट होता है, इवन जो पाकिस्तान आज का है वो यहाँ पर डिमांड कर रहा था कि जो ये इंडिया नेम है वो किसको दिया जाए, पाकिस्तान को दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया नेम है वो इंडस रिवर से आया है, आप लोग को ये याद रखना है। तो इस आर्टिकल में और ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है कि जहां पर भी इंडिया वर्ड यूज किया गया है, जैसे कि हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करते हैं, बहुत सारी आपकी सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर इंडिया यूज किया जाता है, और बहुत सारे आपके ऐसे प्लेसेस है जहां पर हम भारत का यूज करते हैं। तो अब इंडिया के प्लेस पर यहाँ पे भारत का यूज किया जाएगा, ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हम इंटरचेंजेबली क्या कर रहे हैं, इंडिया और भारत इन दोनों वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ आपकी पॉलिटिक्स दी गई है। ओके, सो आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको याद रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ब्रिजिंग द माल न्यूट्रिशन गैप आ बेमेत्रा वे। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब कि हमें जो एक पोषण मिलना चाहिए, जो मतलब जिस मात्रा में हमें पोषण मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारे जो डिसीजेस हैं, बहुत सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको फेस करना पड़ रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये सिर्फ यहाँ पर ये बच्चों में भी आपको देखने को मिलता है, जो चिल्ड्रन होते हैं आपके, और जो विमेन हैं उनमें भी हमें ये माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा दिखाई देती है। स्पेशली जो आपके 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। माल न्यूट्रिशन जैसे कि बच्चों में हम स्टंटिंग का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेस्टिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विमेन में आप एनीमिया का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इवन पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके यहाँ पे स्कीम्स है, जैसे कि आपकी मिड डे मील स्कीम है, जो पीडीएस सिस्टम है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा यहाँ पे जो पोषण प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्केड्यूल फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये स्कीम भी लॉन्च की गई। बट स्टिल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी जो हमें माल न्यूट्रिशन का ये जो एक डेटा आप अगर देखेंगे तो ये जो गैप है अभी भी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, क्या हमारे पास इतना ज्यादा फूड नहीं है, क्या हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं है? सो दैट इज नॉट एन मतलब रीजन बिहाइंड दिस। यहां पर हमारे पास क्या है, अवेयरनेस नहीं है। क्या नहीं है, अवेयरनेस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हमारे पास खाने को तो है कि हमें ये चीज खानी चाहिए, बट हमें ये कैसे खाना है, राइट टाइम क्या है, राइट हैबिट क्या है इसको खाने की, इस चीज में क्या है, हम पीछे छूट रहे हैं। यहां पर एक बहुत अच्छी केस स्टडी दी गई है। ये जो आर्टिकल है किसके द्वारा लिखा गया है, एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस ऑफिसर के द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर में। अब उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लेसन्स फॉर बेमेत्रा। बेमेत्रा क्या है, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पर माल न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे 3299 मतलब 3299 जो बच्चे हैं वो हाईली यहाँ पर क्या है मतलब कि माल न्यूट्रिशन से यहाँ पे क्या कर रहे थे, इफेक्टेड थे।
है ना, उनको बहुत ज्यादा वो क्या था, माल न्यूट्रिशन हो गया था और उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी जिसमें हम वो जो नंबर था वो किसमें पहुंच गया था, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। मतलब जब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है तो इस कंडीशन में बच्चों को और मतलब जिसको भी ये होता है उन्हें एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। अब इसमें ये कहा गया है, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि शायद वहां पे छत्तीसगढ़ का नाम आता है, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आता है कि ये जो रीजन है वो नक्सलाइट एरिया है। ओके, बट ये जो रीजन है आप देखेंगे, दिस फिगर बेयर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेंबल टू द सिचुएशन इन अ ट्राइबल डोमिनेटेड एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सच एज बस्तर। तो ये जो यहाँ पर फिगर है उससे भी यहाँ पर रिजेंबल करता है, जैसे कि नक्सल अफेक्टेड यहाँ पे जो रीजन है बस्तर से, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी जो हमारी बीमारी है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसके केसेस सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, सुपर न्यूट्रिशन। मतलब कि हम बात करते हैं जो आपके सुपरस्टिशियस होते हैं, जो आपके मिथ्स होते हैं कि बच्चों को ये नहीं खिलाना चाहिए, ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, जब तक वो 5 साल के नहीं हो जाते तब तक आप उनको बाहर का दूध नहीं पिला सकते, आप पानी नहीं पिला सकते, आप उन्हें ये चीज नहीं दे सकते, आप उन्हें ये चीज नहीं दे सकते। तो ये जो सुपरस्टिशंस हैं, आपके जो मिथ्स हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी के चलते उन्होंने ये किया, जो ये मतलब आप पूरी केस स्टडी यहाँ पर पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। किसके द्वारा, वहां के जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी चीजों को मॉनिटर किया और पूरा एक डेटा बनाया, डेटा निकाला, ठीक है। और उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, पोथा लाइका अभियान। पोथ लाइका अभियान, ये आप लोगों को याद रखना, इसका मतलब होता है हेल्दी चाइल्ड मिशन। यहाँ पर क्या है, हेल्दी चाइल्ड मिशन। यह आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में रखा गया। अब देखिए कई बार क्या होता है, जब हम किसी को कुछ से समझाने जाते हैं, अब मान लीजिए आप किसी रीजन से बिलोंग करते हो, आपको हर लैंग्वेज ना आती हो, आपको मान लीजिए हिंदी ना आती हो, आपको इंग्लिश ना आती हो, आप इंग्लिश के वर्ड यहाँ पे समझ नहीं पाते। अगर यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा इंसान ये गांव के एरिया को जाकर, मतलब ये रूरल एरिया में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, XYZ पीपल हैं, अब उन्हें हम जाकर बता रहे हैं कि आप लोग मिलेट्स खाइए, आप लोग प्रोटीन का कंजप्शन ज्यादा करिए, आप लोग फैट लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर यूज करिए, तो क्या उनको ये सारी चीजें समझ में आएंगी अगर मैं उनको इस लैंग्वेज में बात करके समझाऊंगी। मैंने उनसे बोला कि आप स्पेनिश ज्यादा यहाँ पर खाइए, इससे क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, आपका जो ब्लड है, ब्लड सेल्स यहाँ पर आपकी बिल्ड होंगी। तो क्या ये चीज उनको समझ में आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो इस लैंग्वेज से, वो जो उनकी भाषा है उससे वो मतलब कि उनका कोई मेल जोल ही नहीं है। तो इसलिए देखिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक केस स्टडी है। उन्होंने ये जो अभियान लॉन्च किया है वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में यूज मतलब कि लॉन्च किया है, मतलब कि उनको उनकी ही भाषा में समझाया जाएगा। अगर आप कोई पढ़ा लिखा इंसान है, अब मैं उससे इस तरीके से बात करूंगी तो उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इजिली। लेकिन कोई यहाँ पर गाँव का इंसान है, उसकी लैंग्वेज पूरी तरीके से अलग है, उसका रहन सहन है वो पूरा अलग है, तो उसको वो चीजें यहाँ पर, उसका जो लिटरल सेंस है, जो एक हम कहते हैं एसेंस है, वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मिशन है आपका हेल्दी चाइल्ड मिशन, उसको यहाँ पर इसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया पूरा। इसमें टोटल ये क्या इज अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम। ये क्या कैसा प्रोग्राम है आपका, न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो बच्चे हैं और उनकी जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, उन्हें यहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। मतलब हफ्ते एवरी फ्राइडे यहाँ पे जितने भी आपके बच्चे हैं, मतलब कि हर फ्राइडे को जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे यहाँ पे SA में, जो सीवियर एक्यूट यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है और मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन है, उनको, उनके पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जो तिरंगा भोजन है, इसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तिरंगा इज अ बैलेंस्ड डाइट, तो उनको तिरंगा जो भोजन है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे यहाँ पे कब खाना है, खाना कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, इन सारी चीजों के बारे में क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, it point to a lack of proper knowledge about feeding practice. The problem is not about access but improper knowledge around when, how and what to eat. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास चीज का एक्सेस नहीं है, खेती अच्छी हो रही है, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, बट हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर नॉलेज है कि हमें कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। सो ये क्या है, आपका एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, जितने भी यहाँ पर जो अफेक्टेड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हर
फ्राइडे अवेयरनेस प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और उन्हें तिरंगा भोजन जो एक बैलेंस डाइट होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, तो इसमें यह भी कहा कि टू द नीड ऑफ वॉश हैंड रेगुलरली एंड मेनी अदर टिप्स इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पर हाथ धोना है और हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या क्या मतलब कि कैसे जो टिप्स होते हैं इन सारी चीजों से उन्हें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ पर ये जो सुपरस्टिशंस हैं उसको भी डिस्पेल किया जाएगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर आप आई होप आपको ये जो केस स्टडी है वो पूरा यहाँ पर समझ में आया होगा। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हम मिड डे मील स्कीम हमारी चल रही है, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, हमारा पोषण अभियान चल रहा है। इवन आप देखेंगे स्टेट जो आपकी स्टेट्स हैं, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी यहाँ पर चल रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ये छत्तीसगढ़ में आपका चल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पर है आपका। यहाँ पर देखेंगे जन आंदोलन, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो आपके पोषण अभियान के यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिका, बाइसिकल रैलीज, सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह, पोषण प्रख्वास एंड गोद बारिश। तो मतलब कि देखिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बट हमें ये इंश्योर करना होगा हम कोई स्कीम कोई योजना तो लॉन्च कर देते हैं, उसको अनाउंस कर देते हैं, बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। इसमें ये जो केस स्टडी है, इसी तरीके की जो केस स्टडीज है आपके सामने आती हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा टैकल करना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉरेन एक्सपेंस ऑफ ब्लू विथ एयर सो क्लीन। इसमें बात की जा रही है, हम बात करते हैं किसकी, क्लाइमेट चेंज की। ओके, क्लाइमेट चेंज हुआ मतलब कि फ्लड आया, आपका डिजास्टर आ रहे हैं, आपका जो वेदर पैटर्न हो रहा है वो चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर कोई भी एयर पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। किसकी, एयर पॉल्यूशन की। हम बात तो कर रहे हैं कि हाँ पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो एयर पॉल्यूशन है, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लें, अगर आप कोई भी डेटा उठाकर देख लें, यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन का जिक्र होता है, उसका मेंशन होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एयर पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा। सो द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ग्रैपलिंग विद क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो विद द अनदर साइलेंट किलर। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ही एक वो नहीं है, एक आपका साइलेंट किलर की तरह कौन है, एयर पॉल्यूशन भी आपके सामने, जिससे हमें क्या करना होगा, टैकल करना होगा। इसके लिए आप देखेंगे एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हेल्थ स्टैटिक ने ये रिवील किया है कि हर साल मतलब कि 2020 में यहाँ पर 10 मिलियन लोगों की जान गई, किसके कारण, लंग कैंसर के कारण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा सीवियर और साइलेंट किलर की तरह आपके लिए काम कर रहा है। इवन WHO की भी यहाँ पर एक फैक्ट शीट आई है 2023 की, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें स्टेट की हैं। दिस कुड सोर बाय अनदर 3.2 मिलियन बाय 2050 तक ये कहा जा रहा है कि अगर हमने इस चीज को अभी एड्रेस नहीं किया तो 2050 तक ये जो डेटा है कितना हो जाएगा, 3.2 मिलियन पहुंच जाएगा। मतलब कि 3.2 मिलियन लोगों की जो जान जा रही होगी, किसके कारण जा रही होगी, लंग कैंसर के कारण जा रही होगी। ओके, सो मैपिंग ऑफ ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल इंसिडेंस mortality to incident ratio lung cancer in 2020 and 2050 by the Indian National Institute of Health South Asia home to 2 billion people। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो जो हमारा साउथ एशिया है यहाँ पर 2 बिलियन पीपल रहते हैं। देखिए इंडिया की नहीं, पूरे इसमें वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है एयर पोल्यूशन, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इसमें हमें साथ में आकर क्या करना होगा, इस चीज को टैकल करना होगा। सो अगर हम इसमें बात करते हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया ये टोटल 2 बिलियन पीपल का क्या है, घर है। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, जिसमें हमारा दिल्ली भी क्या इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो एक रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा क्या बनता जा रहा है, सामने हमारे नजर आ रहा है। अब ये तो सामने हो गया हमारा, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या है हमारी प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन। अब इसे हम कैसे टैकल करेंगे, हम क्या क्या चीजें कर सके जिससे हम एयर पोल्यूशन से यहाँ पर कॉम्बेट कर सकें। क्योंकि आप देखेंगे लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स, यहाँ पर आपकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, ये भी क्या होते हैं, आपकी एयर पोल्यूशन से हमें देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एयर पोल्यूशन से मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे सामने आ रहे हैं। ओके, अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में यहाँ पर देखेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ओके, और जो आपका हाई पार्टिकुलेट मैटर का कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात
बात करते हैं और ओजोन है, इसका भी जो आपका जो नंबर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। द एयर पोल्यूशन टोल टर्बुलेंस स्पेशली फॉर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। यहाँ पर जो आपका एयर पोल्यूशन है सबसे ज्यादा ये किसको ट्रबलसम बनता जा रहा है, जिस वो पर्सन जिनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वीक है। ओके, प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन और जो यहाँ पर एल्डरली पीपल हैं उनको क्या कर रही है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये ट्रबलसम बनता जा रहा है। लेसन की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, लेसन ने यहाँ पर ये कहा है कि 1.67 मिलियन पोल्यूटेड यहाँ पर रिलेटेड डेथ्स आपको देखने को मिलती हैं इंडिया में। 2019 में यहाँ पर 1.67 मिलियन जो डेथ हुई थी वो किसके कारण हुई थी, पॉल्यूशन के कारण आपकी हुई है। तो हमें यहाँ पे ये जो क्राइसिस है उससे क्या करना होगा, कॉम्बेट करना होगा। इसी के चलते जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसे, पूषा डिकम्पोजर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी है जिससे हम जो एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है उसको एड्रेस करते हैं। स्टेट लेवल पॉलिसीज की बात करते हैं, इसमें आता है आपका क्या, ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान आता है, जो क्या करता है, एयर क्वालिटी को जो आपके हॉटस्पॉट एरियाज हैं उसको मॉनिटर करता है। यहाँ पे ग्रीन वॉर जोन्स को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके के कुछ इनोवेशंस हैं गवर्नमेंट और आपके जो एनजीओज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे हम क्या कर सके, जो आपका पॉल्यूशन है उसको कम कर सके। इवन आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज आपके आ जाती है, सिटीज की बात करते हैं, स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया, स्पेन, बोगोटा, मेडलिन, इन सारी कंट्रीज में भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ह्यूमन हेल्थी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इवन चाइना की बात करते हैं, यहाँ पर कार फ्री जोन्स को हम कर सकते हैं, ग्रीन स्पेस हम ला सकते हैं, स्मार्ट अर्बन डिजाइन, इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव रिजल्ट, ये हमें क्या कर सकते हैं, सामने लेकर आ सकते हैं। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज हम ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी कार भी चल रही है, आपका जो रोड है ना, उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से नहीं है। अब हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लेट हो जाता है। हम जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लेट हो जाता है। तो हमें हमारा सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम क्या हो, टाइम पर पहुंच जाए। तो जो चीजें अगर हमें टाइम पर होने लगेंगी तो हम उस चीज का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। ओके, तो हमें कार फ्री जोन्स बनाने होंगे, हम ग्रीन स्पेस बना सकते हैं। जो हम हमारी अर्बन सिटीज हैं उनका जो डिजाइन है इसमें स्मार्ट अर्बन डिजाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, इनको जितने भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें यहाँ पर अडॉप्ट करना होगा। चाइना ने यहाँ पर देखिए क्या किया है, चाइना में बहुत ही सीवियर पॉल्यूशन था, इसको टैकल करने के लिए उन्होंने ई मोबिलिटी और आपके जो क्लीन एनर्जी उसकी तरफ यहाँ पे पूरी तरीके से शिफ्ट किया है। यहाँ पे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया गया है, इंडोनेशिया प्रोजेक्ट ऑन कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग। यहां पर किस पर फोकस किया जा रहा है, कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग पर, जिससे कि CO2 का जो इमिशन है उसको वो क्या कर सके, कम कर सके। थाईलैंड का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि उन्होंने क्या किया है, जो ओपन स्ट्रॉ बर्निंग है उसको यहाँ पर टैकल किया है, अब उसको मतलब कि पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया है। यूनेस्को के भी यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरनल कार्बन टैक्स ऑन ऑल फ्लाइट टिकट्स, यहाँ पर जितने भी फ्लाइट टिकट्स थे तो उनके लिए यहाँ पर इंटरनल कार्बन टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे हम क्या कर सके, जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम कर सके। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब आप क्या है, आज है 7 सितंबर, यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली ने 7 सितंबर को एज अ इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज एज अ यहाँ पर डेजिग्नेट किया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये कब हुआ था आपका 2019 में। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये हमारा राइट है कि हमें क्या मिलना चाहिए, एक फ्रेश और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर क्लीन एयर एंड द नीड टू इम्प्रूव the air quality, the UN General Assembly decided to designate 7 September as the International Day for Clean Air for Blue Skies। तो यहाँ पर जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको यहाँ पे क्लीन एयर और इम्प्रूव एयर क्वालिटी मिले, इसके चलते यहाँ पर जो UNSC थी उन्होंने 2019 में 7 सितंबर को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यहाँ पर डेजिग्नेट किया है। ओके, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम क्या करें, क्योंकि इसकी एयर पॉल्यूशन की बहुत ही मतलब कि बहुत ही आपको ट्रेजेडिक एंडिंग हमें देखने को ना मिले, यहाँ पे इसको जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही हार्मफुल है। तो इसे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर
सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना हो, जिससे हम एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल इज मोस्ट इंडियंस हु कंज्यूम न्यूज ऑनलाइन लाइक टू वॉच नॉट रीड। यहाँ पर ये इंडिया का भी डेटा दिया गया है, इवन वेरियस कंट्रीज का डेटा दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ ये याद रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए आप कोई न्यूज बता रहे हैं, तो हमने आपसे पूछा कि आपको ये न्यूज कहाँ से पता चली, तो आप बोलेंगे कि इंस्टाग्राम से, या फिर जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां से आपको क्या मिली है, ये न्यूज मिली है ना। तो इस आर्टिकल में मतलब पूरा यही डिस्कस किया गया है, पूरा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया का यूज ज्यादातर किसके लिए हो चुका है, न्यूज के लिए हो चुका है। हमें ज्यादातर जो न्यूज मिलती है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, हम यहाँ पर न्यूज को रीड नहीं करते हैं, ठीक है, उसके प्लेस पर हम क्या करते हैं, हम लिसनिंग और जो वीडियोज होते हैं उसको वॉच करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पर एक चीज आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा फैलता है, आपका यहाँ पे इंटरनल इंसर्जेंसी आपकी फैलती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आजकल जो मोस्ट ऑफ इंडियंस यहाँ पर जो ऑनलाइन न्यूज है उसको यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वो उन्हें देखना पसंद करते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। रीडिंग पर उनका ज्यादा फोकस नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई न्यूज आ रही, तो उसको रीड करने के बजाय हम ये सर्च करते हैं कि हमें कोई इसका वीडियो मिल जाए, हमें कुछ इसका सुनने के लिए मिल जाए, जिससे ये जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये दिया गया, सो इन इंडिया द रोल ऑफ मोबाइल न्यू एग्रीगेटर्स एज अ प्राइमरी न्यूज सोर्स इन ऑन अ राइज। तो ये यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर हमारा डेटा है, कंज्यूमर्स है, उसका जो मतलब कि न्यूज कंजप्शन है फ्रॉम सोशल मीडिया, वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। देखिए इस आर्टिकल में बहुत सारा डेटा दिया गया है, आपको उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर एनालिसिस है जॉब मार्केट का। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं और डेवलप कंट्री की बात करते हैं, तो डेवलप कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का और डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का जो एक तरीका होता है, मेथड होती है, वो अलग अलग होती है। ओके, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ज्यादातर आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है वो अलग आता है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, यूरोप का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर ये जो पैरा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको ये याद रखना है, बाकी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, आपका डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट चीज होती है किससे, जॉबलेसनेस से। एक हम कह सकते हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, और दूसरा क्या होता है, आपका एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसे। ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एज अ बीइंग आउट ऑफ जॉब। क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, यहां पर हम क्या है, अवेलेबल है, मतलब कि मैं अवेलेबल हूं कि मुझे यहां पर क्या चाहिए, जॉब चाहिए। एंड एक्टिवली इंगेज्ड इन सर्चिंग फॉर जॉब, यहां पर मैं क्या कर रही हूं, बहुत ही एक्टिवली जॉब के लिए सर्च कर रही हूं। तो मैं यहां पर किस कैटेगरी में आ जाती हूं, मैं अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाती हूं। आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूं कि अगर मुझे कोई जॉब मिलती है तो मैं उसको जल्द से ही ले लूंगी। मैं एक्टिवली यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जॉब के लिए, काम के लिए यहाँ पर तलाश कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इज एज बीइंग आउट ऑफ जॉब, यहाँ पर मैं जॉब से भी क्या हूँ, बाहर हूँ। तो ये किस कैटेगरी में आता है, आपका अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। दूसरी डेफिनेशन आपकी आती है किसकी, लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों यहाँ पर डिफरेंट चीज है। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड। यहाँ पर जो आपकी एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है, दोनों को अगर आप सम अप कर देंगे तो ये आपका क्या निकल कर आता है, लेबर फोर्स निकल कर आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो नीदर एम्प्लॉयड नॉर अनएम्प्लॉयड सच एज स्टूडेंट्स एंड दोज एंगेज्ड इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क आर कंसिडर्ड आउट ऑफ द लेबर फोर्सेस। और यहां पर ये कहा गया है कि जो आपके नॉर अनएम्प्लॉयड, those neither employed nor unemployed such as students, those engaged in unpaid domestic work। यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ओके क्या यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, मतलब अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उसको यहाँ पर लेबर फोर्स से क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। लेबर फोर्स में सिर्फ कितने लोग आएंगे, मतलब कि जो एम्प्लॉयड हैं और जो
अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब कौन कौन से हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट ये वाले लोग, अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी, मतलब जो लोग यहाँ पे जॉब की तलाश कर रहे हैं, है ना, और अवेलेबल हैं जॉब के लिए। तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ये आपके लेबर फोर्स में आते हैं। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर घर का काम कर रही हूँ सारी चीजें, तो मैं एक अनपेड डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आ रही हूँ, तो ये आपका लेबर फोर्स से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन और लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। ओके, तो पहले आपको लेबर फोर्स को समझने से पहले आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो समझना होगा, तभी आप यहाँ पे लेबर फोर्स क्या है, व्हाट इज लेबर फोर्स, उसको समझ पाएंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ पर ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की अगर हम सिचुएशन देखें, डेवलपिंग कंट्रीज की जो सिचुएशन होती है कॉम्प्लिकेट होती है। 2009-10 का ये सर्वे हुआ था जिसमें एनएसएसओ ने ये बताया था कि 33.3% रूरल वुमेन और 27 अर्बन वुमेन यहाँ पर एज 15 से उनकी जो ज्यादा की एज है वो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क में एंगेज है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप काम करना चाहती हैं, मतलब हाउस होल्ड वर्क के कारण, मतलब कि घर का काम के साथ साथ अगर आप बाहर काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे घर के आसपास कोई काम मिलता है तो हाँ हम काम कर लेंगे, बट यहाँ पर वो ईगरली, यहाँ पर एक्टिवली घर के काम, मतलब कि किसी भी वर्क के लिए यहाँ पर क्या है, उसके लिए यहाँ पर नहीं देख रही, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में मतलब डेजिग्नेट नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। सो मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज डिफिकल्ट ड्यू टू द इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स। यहाँ पर क्या है, जो नेचर का जॉब है वो इनफॉर्मल है। अब ये कहा गया है कि इसमें एक चीज और ये कहिए कि कोई पर्सन उन्होंने मतलब कि 2 दिन यहाँ पे काम किया और तीसरे दिन उसने, मान लीजिए 6 महीने उसने काम किया और 6 महीने उसने काम नहीं किया, तो इस पर्सन को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कोविड-19 में यहाँ पे पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया और कोविड के टाइम पर उनकी जॉब क्या होती है, छूट जाती है, तो उन पर्सन को भी अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में डेटा को मेजर करने का और डेवलप कंट्री में जो डेटा का मेजरमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इंडिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो बहुत सारी जॉब्स हैं वो कैसी हैं, इनफॉर्मल है इन नेचर। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। ना मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो आपका ये G20 का समिट होने वाला है, इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका ये इंटरव्यू हुआ। अब इसमें यहाँ पर G20 को मतलब कि आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना, इसमें सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट ही दिखेंगी। G20 का हमारा जो थीम है वो क्या है आपकी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक फैमिली की तरह हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एक्शन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना है। क्या है हमारा कि जितने भी लोग हैं सबको एक साथ लेके चलना है। आप एग्जांपल ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसका क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल करें, तो इसमें हमें वर्ल्ड को एक साथ सामने आना होगा और हर एक कंट्री को एक दूसरे को क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग को याद रखना है। हम पोस्ट पेंडेमिक का जो वर्ल्ड ऑर्डर है और पोस्ट पेंडेमिक से पहले का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो टोटली डिफरेंट है। कैसा, पहले यहाँ पे देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट शिफ्ट अवे फ्रॉम जीडीपी सेंट्रिक व्यू द वर्ल्ड टू अ ह्यूमन सेंट्रिक व्यू इज नीडेड। पहले क्या था हमारा वर्ल्ड व्यू कि हमें जीडीपी सेंट्रिक था, मतलब किस कंट्री की जो जीडीपी है वो ज्यादा यहाँ पर ग्रो कर रही है, बट अब हम ह्यूमन मतलब कि पेंडेमिक के बाद देखेंगे तो ये कैसा बन गया आपका, ह्यूमन सेंट्रिक हो गया है। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या रिकॉग्नाइज हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की जा रही है कि हमें किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमें यहाँ पे हमारा जो सप्लाई चेन है उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर हम किसी एक कंट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते हैं तो वो क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा हमारे सिस्टम के ऊपर और हमारी जो रेजिलेंस है, हमारी रिलायबिलिटी है, उसको यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। थर्ड क्या यहाँ पे, देयर इज अ कलेक्टिव कॉल फॉर बूस्टिंग मल्टीलैटरलिज्म थ्रू द रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, मल्टीलैटरलिज्म को बूस्ट करना होगा। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम यूएन की बात करते हैं, यूएनएससी की बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैटलिस्ट की तरफ यहाँ पर यहाँ पर क्या कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है, जिससे हम इन शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इंडिया क्या बन रहा है, हमने यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज की थी जिसमें यहाँ पे 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही अब इंडिया यहाँ पे क्या चाह रहा है, आपकी जो G20 समिट हो रही है इसमें बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको यहाँ पर इंडिया ये चाहता है कि उसका इंक्लूजन हो G20 में। हम इंटर कोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे एजेंडाज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 2030 तक हमें उन्हें क्या करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक साथ G20 एक्शन यहाँ पे प्लान ऑन एक्सलेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर हमने ये एक्शन प्लान लेकर आए जिससे हम क्या कर सकें कि ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसे इंप्लीमेंट करें अच्छी तरीके से। यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन से क्या कर रही हैं, जूझ रही हैं। तो यहाँ पर हमारा एम्बिशन क्या होना चाहिए, सिर्फ क्लाइमेट को टैकल करना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे जो क्लाइमेट एक्शंस होने चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंसेस की बात करते हैं। 2015 में यहाँ पर लॉन्च हुआ था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था, और हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी यहाँ पे क्या किया है आपका लॉन्च किया गया जिससे हम क्या कर सके, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ इनेबल कर सके कंट्रीज को। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है कि डेमोक्रेटाइजिंग क्लाइमेट एक्शन इज द बेस्ट वे टू इम्पार्ट मूवमेंट। यहाँ पर जो क्लाइमेट एक्शन है उसे हमें डेमोक्रेटाइज करना होगा। सारे छोटे छोटे जितने भी नेशंस हैं, है ना, जो एक लाइफस्टाइल डिसीजन है, लॉन्ग टर्म इसका जो हेल्थ में इंपैक्ट होने वाला है, तो जो हमारे डेली डिसीजन बेस्ड हैं उन पर हमें यहाँ पर फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की जिसको हम क्या कह रहे हैं, श्री अन्न के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, आपका डेक्कन लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी उसे हम ट्रांसफॉर्मेटिव बना रहे हैं। देखिए, हम अगर स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसरो ने यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आपका आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ना कि हम यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। आपके पास वो टेक्नोलॉजी है तो आप किसी अदर कंट्रीज के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो रहा होगा, इसमें किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अभी G20 की यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है इसमें यहाँ पे पीपल ड्रिवन मूवमेंट चलाया जाएगा। ओवर यहाँ पे हमने 200 मीटिंग्स की हैं टोटल इन 16 इंडियन सिटीज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर नेशन। इसमें हमने होस्टिंग की बात करें, नियरली 1 लाख डेलीगेट्स फ्रॉम 125 कंट्रीज एंड ऑफ द आवर टर्म इसमें यहाँ पर एम्प्रोप्राइज हुए हैं। तो ये हमने इसमें बात करी है। विमेन की अगर हम बात करते हैं तो इस पहले G20 की जो प्रेसिडेंसी है यहाँ पर जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसको रिड्यूस करने की बात की है। जो हम यहाँ पर लेबर फोर्स है ना, पार्टिसिपेशन जो गैप है उसको हम इनेबल, यहाँ पर ज्यादातर जो विमेन का रोल है लीडरशिप में, डिसीजन मेकिंग में, उसको यहाँ पे इनेबल किया गया है। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज G20 प्रेसिडेंट वी हैड अ प्लेस टू मेक अ ग्लोबल टेबल लार्जर, इंश्योरिंग दैट एवरी वॉइस इज हर्ड एंड every country contributes. I am positive that we have matched our place with action and outcomes. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेबल ये हमने प्लेज किया था एज आर G20। तो हम क्या बनना चाहते हैं, एक वॉइस बनना चाहते हैं छोटी छोटी कंट्रीज का। यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ पर हमारी वॉइस थे, जो हमारे इंटरेस्ट थे, वो सारे G20 में यहाँ पर पूरे हों। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। ना मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर अवॉइड अ न्यू कोल्ड वॉर, चाइना टेल्स नेशंस एट आसियान मीट। अब यहाँ पे आसियान की मीट हुई है, इसमें यहाँ पर देखेंगे चाइना ने ये कहा है कि हमें क्या करना होगा, न्यू कोल्ड वॉर को अगर क्या करना है, अवॉइड करना है, तो हमें इस मतलब कि जो एक न्यू कोल्ड वॉर सामने हमारे आ रहा है तो उसे हमें क्या करना होगा, अब अवॉइड करना होगा। सो टू कीप डिफरेंसेस अंडर कंट्रोल व्हाट इज एसेंशियल नाउ इज टू अपोज पिकिंग साइड्स। अगर हमें यहाँ पर जो डिफरेंसेस है उसको कम करना होगा, कंट्रोल करना होगा, तो यहाँ पर जो हम साइड्स पिक कर रहे हैं कि हम चाइना के साइड है, कि हम इसके साइड है, इस नेशन के साइड है, इसको हमें अवॉइड करना होगा। यहाँ पर जो ब्लॉक कन्फ्रंटेशन है और यहाँ पर सारी चीजें हैं उसको हमें अवॉइड करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो न्यू कोल्ड वॉर हमारे सामने इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है उसको हम अपोज कर पाएंगे। ओके,
सो इसमें अभी इतना ही है, इसमें अभी इतना ज़्यादा कुछ आपके लिए निकल कर नहीं आता। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, okay, in rural road construction the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprints। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि environmental sustainability को इंश्योर करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में आपका किन किन चीजों को प्रेफर किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन थे कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स, हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, पोर्टलैंड सीमेंट्स। अब देखिए कॉपर स्लैग की बात करते हैं। कॉपर स्लैग क्या है आपका, इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। जो कॉपर से प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम कॉपर स्लैग कहते हैं। तो ये क्या है, इफेक्टिव रिप्लेसमेंट फॉर सैंड। सैंड के प्लेस पर जो आपका रेत होता है उसके प्लेस पर, और जो कंक्रीट होता है उसके प्लेस पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ड्यूरेबिलिटी होती है और जो स्ट्रेंथ होती है वो भी आपकी ज्यादा होती है। तो आई होप ये हम इसको क्या कर सकते हैं, जो आपके लैंडफिल वेस्ट है ये आपका रिड्यूस होगा अगर हम कॉपर स्लैग का ज्यादा यूज करते हैं, और इससे आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी। तो कॉपर स्लैग आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। ओके, हम बात कर रहे हैं कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी की। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, एक अल्टरनेटिव है हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी का। इससे क्या होता है, एक एम्बिएंट टेम्परेचर होता है जिससे जो एनर्जी का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है। ओके, जियो टेक्सटाइल की बात करते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स आपका हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, जिससे आपकी जो सॉइल की स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉपर स्लैग का यूज किया जाता है, कॉपर मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी और जियो टेक्सटाइल। तो और जो हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी ये नहीं आएगा, और पोर्टलैंड सीमेंट भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। आज के आर्टिकल्स और न्यूज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ पूरे डिस्कस किए गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।